बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का चैप्टर और आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 8। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़ते हैं रब्बि ज़िदनी इल्मा। और आपको पता है माय डियर स्टूडेंट्स के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन और फिर उसके बाद नोटोकॉर्ड के इफ़ेक्ट में प्रोड्यूस होने वाले नर्वस सिस्टम का मुताला किया था। आज हम बात को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने से मुराद हमारे क्या है कि हम ज़रा माजी के झरोकों में झांकेंगे और देखेंगे कि आज मेरे पास जिस लेवल का नॉलेज मौजूद है, क्या वो नॉलेज या वो लेवल हमें एक दिन में अचीव हुआ? तो आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। हरगिज़ ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे फोर फादर्स ने बहुत सिंपल से एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन वो सिंपल से एक्सपेरिमेंट आज की मेडिकल साइंसेस में या मॉडर्न साइंसेस में एक बहुत की रोल रखते हैं। शायद अगर इतने सिंपल एक्सपेरिमेंट ना हुए होते तो आज भी हम ट्विन्स के बारे में बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन अपने पास रखते। इन छोटे एक्सपेरिमेंट से हमें डेवलपमेंट के प्रोसेस की बेसिक्स को अनलॉक करने में बड़ी हेल्प मिली। आइए देखते हैं कि हमारे फोर फादर्स ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किए कि जिनकी बुनियाद पे आज हम इल्म की इस अदना सी मिराज पर पहुंचे हैं। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम बातें कर रहे थे आप लोगों के साथ डेवलपमेंट और ग्रोथ की। बात को कुछ हिस्सा शुरू करते हैं कि यू नो वेरी वेल कि हमारे पास एक सिंगल सेल था एंड दैट वेरी सिंगल सेल वाज नन अदर देन ज़ाइगोट, राइट। और इस पर्टिकुलर ज़ाइगोट में फिर एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ जिसका नाम मेरे पास क्या था? क्लीवेज, राइट। और इस पर्टिकुलर क्लीवेज के रिजल्ट में हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होना शुरू हो गए। यू नो वेरी वेल कि एज अ रिजल्ट ऑफ 2 वर्टिकल डिवीजन हमारे पास 2 सेल बने थे, और जब इसमें फर्दर डिवीजन होगी तो ज़ाहिर 8 सेल बन जाएंगे और फिर फर्दर 64 एंड गो सो ऑन। तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते चले जाएंगे। हम एक्सपेरिमेंट ये करने वाले हैं कि अगर मैं इनमें से किसी एक सेल को सेपरेट कर लूं तो क्या होगा? डेवलपमेंट एबनॉर्मल होगी या नहीं होगी? अगर मैं इसमें से न्यूक्लियस को रिमूव करके देखूं तो क्या होगा? अगर मैं साइटोप्लाज्म को प्रॉपर प्रोवाइड ना करूं तो क्या होगा? तो ये छोटे से एक्सपेरिमेंट थे जो किए गए, लेकिन उसके रिजल्ट में हमें डेवलपमेंट के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा क्या हुआ? हेल्प मिली। इसी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया किसने? एक साइंटिस्ट ने, एंड ही वॉज बेसिकली अ जर्मन साइंटिस्ट। ही वॉज बेसिकली अ जर्मन साइंटिस्ट एंड ही कैरिड आउट दिस वेरी एक्सपेरिमेंट इन 1892 में इसने एक्सपेरिमेंट किया एंड नेम ऑफ दैट वेरी साइंटिस्ट वॉज हैंस। आप लोग सबसे पहले हैंस लिखेंगे, फिर आप वर्ड लिखेंगे डाइट, DIET डाइट, फिर आप लिखेंगे आगे रिश, RISCH रिश। स्पेलिंग याद करने के रेफरेंस से हैंस, डाइट, रिश, राइट। लेकिन जब हमने इसको जर्मन लैंग्वेज में प्रोनाउंस करना सीखा तो हमें पता चला कि हिज नेम इज हैंस दीटरश, हैंस दीटरश, राइट। इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने डेवलपमेंट और ग्रोथ के अंदर समझ लें कि बहुत प्रीलिमिनरी बुनियादी किस्म के एक्सपेरिमेंट किए जिनको हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो नंबर 1 एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या था? व्हाट वाज एक्सपेरिमेंट नंबर 1? याद रखने की बात यह है कि अभी इन बंदों को डेवलपमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता। दे जस्ट वांट टू अनलॉक द व्हाट लॉक्स ऑफ नेचर। तो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि उसने एक सैलामेंडर का ज़ाइगोट लिया, सैलामेंडर, ठीक है। और उस पर्टिकुलर ज़ाइगोट को उसने क्या किया? 2 सेल्स में डिवाइड कर दिया, राइट। जब उसे 2 सेल्स में डिवाइड किया तो जाहिर की चीज से क्या होगा? वो चीज थी मेरे पास एक लंबा सा ह्यूमन हेयर। वैसे तो ये यूरोप की बात अगर है तो किसी हजरत इंसान का बाल भी हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी
ह्यूमन फीमेल का बाल भी हो सकता है, लंबा सा बाल हमें चाहिए था। फर्दर एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि अगर हम फर्दर नॉन स्टिक किस्म के हेयर लेना चाहते हैं तो उसके लिए मेन ऑफ द हॉर्स, यानी कि हॉर्स की जो गर्दन के बाल होते हैं या हॉर्स की जो टेल के बाल होते हैं, दे इवन शो मोर you can say non-adhesive properties with the you can say developing embryos or zygote। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट फर्दर और बेहतर तरीके से के साथ किया जा सकता था। तो उसने किया माय डियर स्टूडेंट्स क्या कि ये एक जाइगोट था, लुक एट दिस, और इस पर्टिकुलर जाइगोट में स्टार्ट हुई एक क्लीवेज और उसके रिजल्ट में बन गए मेरे पास 2 सेल्स, और उन 2 सेल्स का नाम क्या था, ऑफ कोर्स ब्लास्टोमेयर। उसने किया माय डियर स्टूडेंट्स ये कि उसे यहाँ से एक बाल पास किया, ऐसे ह्यूमन हेयर, ये ज़रा पीछे से मूव कर रहा है, और इसे लाइगेट करने के बाद आहिस्ता 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 ऐसे खींचता चला गया, ता वक्त के मेरे पास 2 सेल प्रोड्यूस हो गए, दिस वन प्लस दिस वन। ही नोटिस्ड कि इनमें से जो दोनों सेल थे उनमें जो डेवलपमेंट का प्रोसेस था वो कंटिन्यू होता रहा, यहाँ भी प्रोसेस चलता रहा और यहाँ भी प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा। उसने इसे कंक्लूड ये किया कि दोनों बॉल्स के अंदर या दोनों सेल्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है, यानी कि अगर न्यूक्लियस इसमें है तो न्यूक्लियस इसके पास भी है, और अगर साइटोप्लाज्म इसके पास है तो साइटोप्लाज्म इसके पास भी है। तो इन दोनों चीज़ों की प्रेजेंस में दोनों ऑर्गेनिज्म बिल्कुल नॉर्मली डेवलप करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं एक जाइगोट के 2 सेल्स को सेपरेट कर दूं तो भी दोनों के अंदर कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि देयर वाज अनदर साइंटिस्ट, हिज नेम वाज स्पीमैन। बहुत से लोग इसे स्पीमान भी बोलते हैं, तो वट एवर यू वांट टू से, हमें तो उसके काम से गर्ज है, स्पेलिंग आपको याद होना चाहिए, SPEMANN, राइट। तो देखते हैं इस ग्रेट साइंटिस्ट जिसे हम लोग फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं, उसने हमारे लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट किए। Yes, my dear students, we want to see the experiments. We want to see the experiments of Spearman or Spearman, whatever you want to say, you can. Most important thing are spellings. अब इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने क्या किया my dear students कि उसने एक जाइगोट लिया, look at this, it was again the zygote of salamander, और उसने फिर एक मोहतरमा का बाल लिया, और मोहतरमा का बाल लेने के बाद इस पर्टिकुलर जाइगोट को एक साइड से मीन एसिमेट्रिकल वे में लाइगेट कर दिया, समथिंग लाइक इट। लुक एट दिस, कि बजाय इसके कि वो इसको एन सेंटर से लाइगेट करता, उसने इसको लाइगेट कैसे किया, एसिमेट्रिकली, इस तरह से, ऐसे। जब उसने इसको यूं लाइगेट किया तो उसके रिजल्ट में एक सेल छोटा बन गया और एक सेल जाहिर है बड़ा बन गया। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाइगेशन है, वेन एवर वो यूज द टर्म लाइगेशन, इसका मतलब होता है गिरा लगा देना। तो इसने इस बाल को यहां से पास किया और यहां पे एक इस स्टाइल में नॉट लगा दी कि ये बिल्कुल जुदा नहीं हुआ, लेकिन साइटोप्लाज्म का एक पोर्शन इसमें आ गया और बाकी जो साइटोप्लाज्म है वो इसमें चला गया। जाहिर है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे न्यूक्लियस नहीं था, न्यूक्लियस यहां पे था। रिजल्ट क्या हुआ कि ये वाली साइड कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करती रही और ये वाली साइड डिवाइड नहीं की। लिखते हैं आप लोगों के लिए कि इस वाले केस में देयर वाज नो न्यूक्लियस, इसमें कोई न्यूक्लियस था ही नहीं मेरे पास, और इस वाले केस में क्या था, यस न्यूक्लियस वाज प्रेजेंट, और यहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट था। तो क्या हुआ, नो फर्दर डेवलपमेंट, यहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, कोई फर्दर एक्टिविटी नहीं हो रही। लेकिन ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइगेशन, इस गिरा के दूसरी साइड पे, यस सेल्स वर डिवाइडिंग नॉर्मली, नॉर्मल सेल डिवीजन। इससे हमें एक बात पता चलती है कि किसी भी पर्टिकुलर सेल को डिवाइड होने के लिए एक वेरी वेरी
इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल की जरूरत है एंड दैट इज नन अदर देन न्यूक्लियस, राइट। ये वाला प्रोसेस चलता रहा अप टू 16 नंबर ऑफ सेल्स। यहां तक के जो नंबर ऑफ सेल्स थे वो कितने हो गए, वो हो गए माय डियर स्टूडेंट्स इक्वल टू 16। एक सेल को इसमें से न जाने क्या सूझी, इन 16 सेलों में से एक सेल को न जाने क्या सूझी कि वो सेल इस सुराख में से इधर आ गया, राइट। तो जो ही न्यूक्लियस इसके अंदर आया तो इस पर्टिकुलर एरिया में कि जो पहले डेवलपमेंट नहीं कर रहा था अब डेवलप करना शुरू हो गया, यानी कि जब इसके अंदर एक न्यूक्लियस ऐड हुआ तो क्या हुआ, डेवलपमेंट रीस्टोर्ड, तो डेवलपमेंट दोबारा से स्टार्ट हो गई। इससे हमें पता चलता है कि न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कैरी आउट द नॉर्मल डेवलपमेंट। फिर इसके बाद इसने एक्सपेरिमेंट और किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये मेरे पास एक नॉर्मल क्या है स्टूडेंट्स, एग, तो इसके ऊपर तो चारों तरफ से अटैक करते हैं क्या, स्पर्म्स, राइट। तभी तो फर्टिलाइजेशन हो सकती है। स्पर्म जैसे भी अटैक करें, जैसे भी अटैक करें, जैसे भी अटैक करें, जैसे भी अटैक करें, हर तरफ से जो स्पर्म्स है वो अटैक कर रही होती हैं ऑल राउंड। और स्पर्म्स का नंबर तो मिलियंस होता है, एग बेचारा एक होता है। तो क्या ये वाला एग सारे के सारे स्पर्म्स को उदाहरण की परमिशन देता है, तो आंसर इज नो। बल्कि किसी एक खास साइड पे किसी एक खास वक्त पे एक स्पेशल एरिया डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड एज fertilization cone, and this very area is susceptible for the attack of the sperm, or this particular area allow the sperms to join the egg, otherwise no sperm can join the egg, right। तो फर्ज कर लेते हैं कि ये वो पॉइंट था कि जहां से स्पर्म एंटर हो सकता था। तो इस पर्टिकुलर एरिया को जिसे मैं अब रेड पेंट कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन कोन, दिस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन कोन, यानी कि ये वो एक एरिया है कि जिसके अंदर से स्पर्म एंटर हो सकता था। अगर आप लोग इस पूरे के पूरे जाइगोट को देखें तो ये वाले सारे एरियाज रहते हैं कैसे, पिगमेंटेड। और जिसको मैंने रेड पेंट किया है इट ऑलवेज रिमेन व्हाट, ट्रांसपेरेंट। तो फर्टिलाइजेशन कोन इज अ पिगमेंट free area. Fertilization cone is basically a pigment free area that literally allow the sperms to join the cells. अब उसने इस पर्टिकुलर एरिया को फोकस किया और फोकस करने के बाद उसने क्या किया माय डियर स्टूडेंट्स, उसने अगेन पहले की इक्वल लाइगेशन कैसे की, इसके लिए मूव करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड पे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस। अगर ये मेरे पास एक जाइगोट है और इसके अंदर फर्टिलाइजेशन कोन कहीं यहाँ डेवलप हुई है, तो उसने इस पर्टिकुलर जाइगोट को बिल्कुल सेंटर से डिवाइड किया, यानी कि उसने साइटोप्लाज्म की दो चीज़ों को या दो हाफ्स को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया, राइट। फिर एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि जब वो इस पर्टिकुलर जाइगोट को चाहता था कि मैं दरमियान से डिवाइड करूं, किसके, इस क्लियर जोन के, इस फर्टिलाइजेशन कोन के, लेकिन वो ये करने में कामयाब नहीं हुआ, बल्कि गलती से उसका ये जो लाइगेशन थी वो यहाँ से पास हुई। नाउ अगर आप इस पर्टिकुलर जाइगोट के इस साइड से बनने वाले सेल्स को देखें तो उसमें ग्रे क्रेसेंट मींस फर्टिलाइजेशन कोन का वो जो एरिया था इसके कंटेंट्स कम आए और राइट साइड पे जो कंटेंट्स थे वो ज़्यादा आए। तो उसे क्या पता चला कि भाई जब मैंने इस वे में चीज़ों को जाइगोट को डिवाइड किया तो मेरे पास दो सेल बने समथिंग लाइक इट, और दोनों के अंदर नॉट ओनली न्यूक्लियस सेम है बल्कि जो साइटोप्लाज्म का कंटेंट है वो भी सेम है, बल्कि साइटोप्लाज्म की क्वालिटी भी सेम है। तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ, देयर वाज नॉर्मल डेवलपमेंट हुई। और अगर ये क्या हो जाए, ये दो सेल सेपरेट हो जाएं, ये यहाँ आ जाए और ये वाला सेल यहाँ आ जाए, तो उसके रिजल्ट में देयर वर टू नॉर्मल इंडिविजुअल्स, तो मेरे पास दो नॉर्मल इंडिविजुअल्स बन जाते हैं।
लेकिन अगर मैं ये वाला काम ना करूं बल्कि मैं इस प्रोसेस के थ्रू करूंगा तो रिजल्ट क्या होगा मेरे पास कि भाई सेल तो मेरे पास 2 ही बनेंगे, उनका साइज भी बिल्कुल सेम होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर सेल के पास उन पर्टिकुलर चीज़ों की कि जो इस पर्टिकुलर जोन में प्रेजेंट थे अमाउंट कम होगी और इसमें ज़ाहिर है उनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी। तो जिसमें अमाउंट नॉर्मल है या नॉर्मल से ज़्यादा है इट विल शो नॉर्मल डेवलपमेंट। ये क्या शो करती है? नॉर्मल डेवलपमेंट। और जिसके अंदर इस पर्टिकुलर चीज़ की अमाउंट कम होती है इट ऑलवेज रिप्रेजेंट व्हाट? एबनॉर्मल डेवलपमेंट। एबनॉर्मल डेवलपमेंट। तो इन एक्सपेरिमेंट से मुझे क्या पता चला कि नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए नॉट ओनली न्यूक्लियस का होना ज़रूरी है बल्कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो नेसेसरी चीज़ें हैं उनका होना भी ज़रूरी है। और इन चीज़ों को हम लोग नाम क्या देते हैं? इन्हें हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स का। साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स यानी कि साइटोप्लाज्म के वो वाले पार्ट जो डिटरमाइन करते हैं, डिक्टेट करते हैं, लीड करते हैं नॉर्मल डेवलपमेंट को। अगर साइटोप्लाज्म में पाई जाने वाली चीज़ें ऑप्टिमम अमाउंट में प्रेजेंट हैं जो क्या कर रही हैं? डेवलपमेंट को गवर्न कर रही हैं, तो डेवलपमेंट कैसी होगी? नॉर्मल। लेकिन अगर उनकी क्वांटिटी कम हुई तो जाहिर डेवलपमेंट कैसी हो जाएगी? एबनॉर्मल। इन सारी बातों से हमें क्या पता चलता है कि नंबर 1, हर एक न्यूक्लियस में देयर इज अ कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? अगर आपकी बॉडी 16 ट्रिलियन सेल्स पे कंसिस्ट कर रही है तो उन 16 ट्रिलियन सेल्स में से हर सेल के अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड द नंबर ऑफ जीन्स दे आर अलाइक, ऑफ कोर्स एक्सेप्ट सेक्स सेल्स के जहां पे हम अमाउंट ऑफ जीन्स को हाफ कर देते हैं। अदरवाइज आपकी पूरी बॉडी में जो इंफॉर्मेशन है वो क्या होगी? बिल्कुल सेम होगी। अगर हम किसी और ज़बान में बात करना चाहें तो इसका मतलब ये है कि हमारा हर सेल टोटीपोटेंट है। इट मीन्स इट हैज़ द एब्सोल्यूट पोटेंशियल टू गिव राइज टू एन इंडिविजुअल। तो ये वाला काम हमारे जाइगोट लेवल पे भी होता है कि जाइगोट लेवल पे जितने सेल्स हैं सारे के सारे सेल्स नए इंडिविजुअल बना सकते हैं। कि अगर मैं उनको किसी बाल के साथ सेपरेट करता चला जाऊँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं एक जाइगोट से 2, और फिर जब दो जाइगोट दोबारा 2 में डिवाइड हो तो उससे 4, और जब वो दोबारा 4 2 में डिवाइड हो तो उससे 8, और इस तरीके से मैं इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ। आई थिंक यू नो वेरी वेल कि ये सारे के सारे इंडिविजुअल्स अगरचे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन आपस में चूंकि बिल्कुल एक जैसे हैं तो हम इन्हें बोलेंगे कि दीज आर बेसिकली जाइगोटिक ट्विन्स। ठीक है, तो ये सारे एक ही जाइगोट से बनने वाले इंडिविजुअल्स हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? जाइगोटिक ट्विन्स। तो अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को ना करते तो शायद आज हमें जाइगोटिक ट्विन्स के बारे में, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स, हम उनके बारे में बिल्कुल पता लगा सकते। ठीक है, तो उसके बाद दूसरी बात मेरे पास क्या है कि साइटोप्लाज्म का भी न्यूक्लियस के साथ साथ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हमारे पास साइटोप्लाज्म में डिटर्मिनेंट्स नहीं होंगे तो इनका जो बहुत बड़ा रोल है वो क्या है? जीन्स को ऑन करना, जीन्स को ऑफ करना, राइट? ऑल्दो जीन्स आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, लेकिन अगर वो प्रॉपर टाइम पे स्विच ऑन नहीं हो रही और प्रॉपर टाइम पे स्विच ऑफ नहीं होंगी तो जाहिर है डेवलपमेंट का प्रोसेस कभी भी एक यूनिफॉर्म फ्लो के साथ नहीं जा सकता, तो इट विल गिव राइज टू एबनॉर्मल इंडिविजुअल्स, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। और यही वो बातें हैं कि जो हैंस दीतखश और स्पीमैन ने क्या किया? अपने एक्सपेरिमेंट से फाइंड की। आगे हम देखेंगे कि क्या साइटोप्लाज्म का सिर्फ इतना ही रोल है या साइटोप्लाज्म डेवलपमेंट के प्रोसेस में और इफेक्टिव रोल भी प्ले कर सकता है। इसके लिए हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों से मुलाकात करेंगे कि साइटोप्लाज्म के डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रोथ में या ग्रोथ पैटर्न में क्या क्या रोल हो सकते हैं। टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर ग्रेट पेरेंट्स, एंड आई जस्ट वांट टू से यू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, रब्बे ज़िदनी इल्मा। वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 19 और आपको याद होगा कि हमने लेक्चर नंबर 8 में एक कॉन्सेप्ट स्टडी किया था
कि इनफैक्ट व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट किस किस तरीके से होती है, कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को गवर्न करती हैं या लेकर चलती हैं। उस पर्पस के लिए हमने स्पीमैन के किए हुए कुछ एक्सपेरिमेंट आप लोगों से डिस्कस किए थे और ये देखा था कि न्यूक्लियस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि जिस सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट था उसने डेवलपमेंट कंटिन्यू की और जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। और ये भी हमने देखा था कि जब एक मोरुला 16 सेल स्टेज पर पहुंचा तो उनमें से एक सेल उस पोर्शन में चला गया था कि जहाँ पे साइटोप्लाज्म नहीं था, तो उसने भी ग्रोथ को स्टार्ट कर दिया था। इसका मतलब ये होगा कि साइटो के हमारे न्यूक्लियस का एक बहुत की रोल है इन द डेवलपमेंट, राइट। लेकिन क्या एलोन न्यूक्लियस ये सब चीज़ें कंट्रोल कर रहा है? तो आंसर इज नो। हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे हमें पता चला कि न्यूक्लियस का एक अपना रोल है तो साइटोप्लाज्म का भी अपना एक रोल है, राइट। फिर इसके अलावा हम एक और टर्म आप लोगों की नजर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज सर्वाइवल सिग्नल, यानी कि एक सेल अपने साथ वाले सेल को भी क्या करता है, मुतासर करता है, या तो वो उसे जीने का सिग्नल देगा या उसे मरने का सिग्नल देगा, राइट। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, द कॉन्सेप्ट ऑफ यू कैन से इंडक्शन, इंड्यूस करना, मुतासर करना किसी को, राइट। तो इन सारी की सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे हम आज के इस लेक्चर में और देखेंगे कि हमारे डिफरेंट डेवलपमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो न्यूक्लियस के साथ साथ रोल ऑफ डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले कर रही हैं। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने डिस्कस किया था कि ये मेरे पास अगर एक जाइगोट है तो इस पर्टिकुलर जाइगोट में दो प्रोन्यूक्लियाई थे। वन ऑफ देम वाज मेल प्रोन्यूक्लियस, इट वाज कमिंग फ्रॉम द स्पर्म, एंड अदर वन वाज अ फीमेल प्रोन्यूक्लियस, इट वाज कमिंग फ्रॉम द एग। और इन दोनों की फ्यूजन से मेरे पास क्या बन गया था, जाइगोट। और ये जो मेरे पास जाइगोट है इसके अंदर दो चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जाहिर है एक इसका साइटोप्लाज्म और सेकेंडली अब इसका 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला व्हाट, न्यूक्लियस। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप निगाह बीना रखते हैं, आपके अंदर किसी चीज को पाने की जुस्तजू है और आप अपने इर्द गिर्द की चीजों को बसीरत की निगाहों से देखते हैं, तो अल्लाह ताला भी आपकी बहुत हेल्प करते हैं। वो लोग जो साइंस की फील्ड में रिसर्च करते रहते हैं वो भी अपने रिसर्च का जो दामन है वो फैलाए रखते हैं और अल्लाह ताला उनको उस रिसर्च के फील्ड में चीज़ें नवाजता ही रहता है। तो इस पर्टिकुलर स्टडी में जिसमें हम बेसिकली रोल ऑफ साइटोप्लाज्म देखने वाले हैं, हमें इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? एक ग्रुप था ट्यूनिकेट का और हम उस पर्टिकुलर ग्रुप को नाम देते हैं एसिडिया। एसिडिया। और इस पर्टिकुलर ट्यूनिकेट ग्रुप मीन एसिडिया की मैं बात करूं तो उनके मेंबर्स क्या कहलाएंगे, एसिडियंस। हमने क्या किया कि हम लोगों ने एसिडियन के एग को देखा, राइट, मींस फर्टिलाइज जाइगोट को देखा। तो मुझे ये पता चला कि इस एसिडियन जाइगोट के अंदर 4 डिफरेंट किस्म के साइटोप्लाज्म मिलते हैं, राइट। आइए हम उस साइटोप्लाज्म का नाम लिखते हैं और देखते हैं कि जब हमने रिसर्च की तो हमें क्या पता चला कि क्या अगर इनमें से मैं किसी के अंदर कोई चेंज करूं तो एब्नॉर्मेलिटी आती है या नहीं आती, और अगर आती है तो वो किस लेवल से हो सकती है। अगर एब्नॉर्मेलिटी आएगी तो मुझे पता चल जाएगा कि डेफिनेटली इस पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म के इस पार्ट का डेवलपमेंट में ये वाला रोल है, राइट। सो लेट्स सी व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग पहला लिखते हैं आप लोगों के पास क्लियर साइटोप्लाज्म। मैं बिल्कुल आप लोगों की बुक के पैटर्न को ही फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर सेकेंड नंबर पे आपकी बुक में लिखा गया है येलो साइटोप्लाज्म, येलो साइटोप्लाज्म। एंड देन देयर आर 2 अदर यू कैन से साइटोप्लाज्म। नंबर 1 वाज ग्रे। ग्रे आपको पता ही है, ब्लैक और व्हाइट को मिलाएंगे तो आप लोगों के पास ग्रे बन जाएगा। एंड दैट वाज अ ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म। और मेरा ख्याल है कि आप लोगों के लिए ये बात जानना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि हमारे पास वेजिटल से क्या मुराद थी, ठीक है। मेरे लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि वेजिटल साइटोप्लाज्म से क्या मुराद है।
तो वेजिटल साइटोप्लाज्म से मुराद थी वो वाला पोल किसका, एग का, कि जिसमें फूड स्टोर्ड थी, आपको याद है। और दूसरा जो एंड था उसका नाम क्या था, एनिमल पोल। तो किसी भी एग के दो पोल थे, एनिमल पोल, वेजिटल पोल। तो ये वेजिटल पोल में पाया जाने वाला ग्रे कलर का साइटोप्लाज्म है, इसलिए मैं इसे नाम दे रहा हूं ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म। अगेन पढ़ना सीखेंगे तो जाहिर है चीजें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। वाई वी कॉल इट एज ग्रे, बिकॉज इट्स कलर इज ग्रे। वाई इट इज वेजिटल, बिकॉज इट इज लाइंग इन वेजिटल पोल साइटोप्लाज्म, जाहिर इज फाउंड इन द न्यूक्लियस, राइट। और जो फोर्थ किस्म का मेरे पास साइटोप्लाज्म है, दैट इज कॉल्ड एज द ग्रे, लिखते हैं आप लोगों के लिए, दैट इज कॉल्ड एज द ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म, राइट। हमने ये देखा माय डियर स्टूडेंट्स कि ये जो मेरे पास क्लियर साइटोप्लाज्म है, इट इज गोइंग टू कंट्रोल व्हाट द फॉर्मेशन ऑफ लार्वल एपिडर्मिस। कलर चेंज करते हैं जस्ट टू एनहांस द ब्यूटी। तो ये हमारे पास क्या है, इट इज गोइंग टू मेक लार्वल एपिडर्मिस। इसका क्या मतलब होगा, मुझे ये कैसे पता चला कि ये वाला काम कर रहा है? भाई सिंपल सी बात है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्या डेवलपमेंट हम लोगों ने इस क्लियर साइटोप्लाज्म की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दिया या इस साइटोप्लाज्म को यहां से रिमूव कर दिया। तो मुझे ये पता चला कि इसके अंदर वो वाली चीजें से हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स, जिन्होंने इस चीज को डिटरमिन करना था कि इससे लार्वल एपिडर्मिस बनेगी, वो नहीं बनी, राइट। तो समझ आ गई कि क्लियर साइटोप्लाज्म इज गोइंग टू अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ लार्वल एपिडर्मिस, क्लियर। फिर हम देखेंगे कि अगर मैंने लुक एट दिस डायग्राम, यहाँ पे आप लोगों को येलो साइटोप्लाज्म नजर आ रहा है, तो जब मैंने यहाँ से लार्वल स्टेज पे साइटोप्लाज्म को बाहर निकाल दिया तो उसका इफेक्ट क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के मसल्स अफेक्ट हुए। क्या अफेक्ट हुआ माय डियर स्टूडेंट्स? मसल्स। तो पता चल गया कि मसल्स की डेवलपमेंट में बेसिकली येलो साइटोप्लाज्म का रोल होता है। फिर हमने देखा ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म, इट इज गोइंग टू मेक द गट। आपको पता है गट क्या होती है? वो वाला पार्ट जो आप लोगों के फेरेंजियल रीजन से स्टार्ट हुआ और रेक्टम तक गया, दैट वेरी ट्यूब इज कॉल्ड एज अ गट। रिमेंबर, माउथ एंड एनस इज नॉट द पार्ट ऑफ गट, ये बाद में एपिडर्मिस से बनते हैं। तो हम बात कर रहे हैं वेजिटल साइटोप्लाज्म की, इसका फंक्शन क्या था कि ये किसी डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म में उसकी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट GIT या गट बनाएगा, राइट। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म को डिस्टर्ब कर दूं या निकाल दूं तो जाहिर है उस पर्टिकुलर डेवलपिंग एम्ब्रियो में गट की डेवलपमेंट एबनॉर्मल हो जाएगी या फिर नहीं होगी। और आखिरी बात हम कर रहे हैं ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म की। ये हमारे पास दो चीजें बनाता है। नंबर वन इज कॉल्ड एज नोटोकॉर्ड, एंड अदर वन इज कॉल्ड एज न्यूरल ट्यूब। आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपको ये बिल्कुल बताने में या समझने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये हमने लेक्चर में पढ़ा था लास्ट टाइम कि बेसिकली नोटोकॉर्ड क्या था, वो स्टिफ सी रॉड जो किसी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट में मीजोडर्म से बनती है, और वो वाली मीजोडर्म जो नोटोकॉर्ड बनाती है दैट इज कॉल्ड एज कॉर्डा मीजोडर्म। तो नोटोकॉर्ड बनाने वाली मीजोडर्म अगर मैं निकाल दूंगा तो ऑर्गेनिज्म की बैकबोन नोटोकॉर्ड नहीं बनेगी। सिमिलरली इसी का काम ये था कि इसने आगे चल के नर्वस सिस्टम बनवाना था। अगर मेरे पास नोटोकॉर्ड नहीं होगी तो जाहिर नर्वस सिस्टम भी नहीं बनेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था इन द टर्म्स ऑफ व्हाट, इंडक्शन, कि कैसे एक नोटोकॉर्ड नर्वस सिस्टम बनाने में हेल्प कर रही थी। तो अगर नोटोकॉर्ड नहीं होगी तो जाहिर है न्यूरल ट्यूब नहीं बनेगी, और अगर न्यूरल ट्यूब नहीं बनेगी तो नर्वस सिस्टम भी नहीं बनेगा। तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें नेचर ने हमारी झोली में उठा के खुद ही डाल दी। जब मैं नेचर में फिरा, मैं रोमिंग की और मैंने डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स के एग्स को देखा, तो मुझे एक ऐसा एग नज़र आया कि जिसके अंदर साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी नेचर की तरफ से पेंटेड साइटोप्लाज्म मिल गया, राइट। तो जब मैंने उन चीज़ों को स्टडी किया तो पता चला कि नेचर क्या कर रही है। नेचर इज बेसिकली प्लेइंग with the determinants of the cytoplasm, that is called as, of course, various cytoplasms
क्लियर साइटोप्लाज्म, येलो साइटोप्लाज्म, ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म एंड ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म। अगर मैं एसिडियन के अलावा किसी और ऑर्गेनिज्म के जाइगोट को देखूं तो वहां चीज़ नजर नहीं आती, लेकिन कलर ना होने के बावजूद यही पैटर्न नजर आता है हमें तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर कि डिफरेंट पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म दे आर गोइंग टू कंट्रोल द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो वही बात है कि हर चीज से है तेरी कारीगरी टपकती। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूक्लियस। किसी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में न्यूक्लियस का क्या रोल हो सकता है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम नेक्स्ट 2/3 ऑफ द बोर्ड पे मूव करते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ द न्यूक्लियस। जाहिर है ऑर्गेनिज्म डेवलप करना चाह रहा है, जब ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगा तो भी हमने बोला कि उसमें साइटोप्लाज्म का रोल होता है, राइट। डिस्कस किया आप लोगों के साथ अभी हमने ग्रे, येलो एंड क्लियर व्हाट साइटोप्लाज्म्स। देखना ये है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है तो जाहिर है वो कहाँ से बना है, एक जाइगोट से बना है। तो जाइगोट में दो ही चीजें होंगी, उनमें से पहली चीज क्या होगी, जरा न्यूक्लियस, और दूसरी क्या होगी, साइटोप्लाज्म। अब ये दो चीजें आपस में मिल के काम करेगी। भाई ये तो हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, जीन्स, राइट। जीन्स के बारे में अभी हमने देखा कि ऑल दो जीन्स आर देयर बट दे आर अफेक्टेड बाय द साइटोप्लाज्म, अभी डिस्कस किया हमने लास्ट डिस्कशन के अंदर, राइट। इसका मतलब ये होगा कि साइटोप्लाज्म का अपना एक रोल है किसी पर्टिकुलर जीन को ऑन करने में या ऑफ करने में। लेकिन याद रखने वाली बात है कि नेचर में बहुत डाइवर्सिटी है। नेचर में हमें ऐसा भी नजर आता है कि जब ओनली एंड ओनली जीन्स दे वर प्लेइंग और शोइंग द सुपीरियरिटी और डोमिनेंस ओवर द रोल ऑफ साइटोप्लाज्म, राइट। बाज़ जगहों पे ऐसा हुआ कि साइटोप्लाज्म का इतना इंटेग्रल रोल था कि वहां पे जीन्स बिल्कुल ऑपरेशन के लिए साइटोप्लाज्म पे डिपेंडेंट थे। ऐसी एक एग्जांपल हम लोगों को एल्गी के केस में नजर आती है। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि एल्गी चूंकि एक प्लांट है तो प्लांट के जो ऑर्गेनिजम्स है दे आर लेस डिफरेंशिएटेड एज कंपेयर टू द एनिमल्स। तो एनिमल्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर, काम की तकसीम, अपने काम को अपने अपने तौर पे करने की और अपनी पावर्स को डिसेंट्रलाइज करने की क्या है, एबिलिटी ज़्यादा है। वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर, वहाँ पे काम की मिकदार, वहाँ पे काम की क्वालिटी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे काम को डिवाइड करना ही पड़ता है। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो एक लेस डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली एन एल्गी। और ये जो एल्गी थी इसकी मेरे पास दो स्पीशीज थी। एल्गी का नाम क्या है, एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया। तो ये भी मैंने क्या लिखा हुआ है, एसिटाबुलेरिया। So this is Acetabularia. इसकी मेरे पास दो स्पीशीज, आई हैव ड्रॉन दिस फॉर यू ऑन द बोर्ड। उनमें से पहले का नाम क्या है, मेडिटेरेनिया। मेडिटेरेनियन सी में पाई जाती हैं तो इसे हम बोलते हैं मेडिटेरेनिया। एंड अदर वन इज क्रेनुलेटा, इसका मतलब होता है इरेगुलर, यानी कि अगर आपको नजर आए तो इसकी शेप में, खैर मैं तो बहुत ड्रॉ नहीं की है लेकिन आपके लिए इमेज लगाया देखिए आप लोगों के लिए कि यहाँ पे आप लोगों को एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया का जो ऊपर वाला पार्ट जिसे हम क्या बोलते हैं, कैप, इट इज वेरी मच रेगुलर पाई जाती थी मेडिटेरेनियन सी में, तो नाम रख दिया एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया। और नाउ लुक एट द सेकंड इमेज, ये क्या बता रहा है मुझे कि इसका जो क्या है, कैप, इट इज नॉट रेगुलर, इट इज यू कैन से of lesser diameter at some place and more diameter other place, and it is not, you can say, bloomed, it is, you can say, like an unopened umbrella, जैसे छतरी को हम बंद कर दे उस शक्ल का है ये। तो इसे हम लोग के नाम कह देते हैं एसिटाबुलेरिया क्रेनुलेटा। आप जरा गौर से देखें तो आपको नजर आएगा कि इसके तीन पार्ट्स हैं। ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है दिस वन, और हम इसे नाम देते हैं क्या, कैप। और इसके नीचे वाला पार्ट जो मैंने यहाँ तक लाइन लगाई हुई है दैट इज कॉल्ड एज द स्टॉक। और जो नीचे वाला पोर्शन है इट इज बेयरिंग द न्यूक्लियस। तो लेबल कर लेते हैं आप लोगों के लिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कि ये न्यूक्लियस है, राइट। और ये मेरे पास क्या है, स्टॉक। दिस वन इज द स्टॉक एंड दिस वन इज द कैप। सो बेसिक डिफरेंस इज लाइंग इन द शेप ऑफ द कैप, राइट। आपने जरा बात को गौर से ही सुनना है कि अगर आप कंपेयर करें यहां से लेकर इस एरिया को या इस पूरी बॉडी को और फिर यहाँ से लेकर इस एरिया को या पूरी बॉडी को, तो जाहिर है इसके अंदर साइटोप्लाज्म काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सारा एरिया इट इज़ फिल्ड विद साइटोप्लाज्म, ये सारा इट इज़ फिल्ड विद साइटोप्लाज्म, राइट। और अगर उसकी कोरेस्पॉन्डिंग आप बात करें कि इसकी न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस तो बहुत छोटा है। सेम इज अ केस हियर कि यहाँ पर भी जो साइटोप्लाज्म है वो तो बहुत ज़्यादा है,
लेकिन इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा है। एक हमारे पास साइंटिस्ट है, उसका नाम था हैमरलिंग, राइट। वही हैमर है जो हथौड़ा वाला होता है, सिर्फ फर्क है यहाँ पे HAEMMER है, हैमर आगे LING लिंग। सो दिस वेरी हैमरलिंग साइंटिस्ट, इसने एक्सपेरिमेंट किए इस एसिटाबुलेरिया के 2 स्पीशीज के साथ। वो दिखाना चाह रहा था कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का इंटरेक्शन इस पर्टिकुलर ग्रुप में कैसा है। तो उसने क्या किया कि उसने इस पर्टिकुलर पॉइंट से, मींस मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, उसने पॉइंट A, राइट, और पॉइंट B, यहां से उसने स्टॉक को काट लिया। इसका मतलब यह है कि बल्क यानी कि साइटोप्लाज्म की जो ह्यूज अमाउंट थी उसको यहां से आराम से बाहर निकाल ली। इस वाले केस में भी ऐसा ही किया, इसको भी यहां से कट किया, यहां से कट किया और साइटोप्लाज्म के ह्यूज अमाउंट को बाहर निकाल लिया। निकालने के बाद क्या किया उसने इसकी स्टॉक का उतार के इसके ऊपर लगा दी। इसका मतलब ये होगा हमारे स्टूडेंट्स कि जब ये यहाँ स्टॉक यहाँ से लगेगी तो अब इसकी शक्ल कैसी हो जाएगी, जाहिर है इस तरह की और इस तरह की, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। और इस शक्ल कैसी हो जाएगी, कॉमन सेंस, इस शक्ल हो जाएगी कुछ इस तरह की, और ये इट विल मॉडिफाई इनटू द स्ट्रक्चर। अब न्यूक्लियस इसका है, साइटोप्लाज्म का एक बल्क इसका है। सिमिलरली न्यूक्लियस एसिटाबुलेरिया ग्रैनुलेटा का है, तो साइटोप्लाज्म एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया का है। इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने एक्सचेंज कर दी व्हाट स्टॉक्स, इसकी स्टॉक मीन इसका बल्क ऑफ साइटोप्लाज्म इसको लगा दिया और इसका बल्क ऑफ साइटोप्लाज्म इसको लगा दिया। तो आफ्टर व्हाट रीजनरेशन, जब ये दोबारा से रीजनरेट हुई और इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस ने इस साइटोप्लाज्म की मौजूदगी में जब नई कैप बनाई, तो वो नई कैप कैसी थी, इस जैसी, मीन न्यूक्लियस जैसी। तो यहाँ पे हमें न्यूक्लियस का रोल डोमिनेंट नजर आता है कि इतना ज़्यादा साइटोप्लाज्म डिफरेंट होने के बावजूद न्यूक्लियस इज द अथॉरिटी, और न्यूक्लियस ने इस साइटोप्लाज्म को डिक्टेट किया कि जनाब अब कैप बनेगी तो मेरे जैसी बनेगी। इस वाले केस में हमें न्यूक्लियस का रोल बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नजर आता है। और सेम इज द केस विद एसिटाबुलेरिया ग्रैनुलेटा। उस वाले केस में भी ऑल्दो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट थी मेडिटेरेनिया की, लेकिन डोमिनेट कौन कर गया, न्यूक्लियस ऑफ एसिटाबुलेरिया। और जो कैप बनी वो कैसी थी, जाहिर है इरेगुलर कैप थी। तो इस तरीके से भी नजर आता है कि साइटोप्लाज्म का अगरचे एक रोल है, लेकिन न्यूक्लियस भी एक डिक्टेटिंग अथॉरिटी रखता है, राइट। अगले लेक्चर में जब हम आप लोगों से मिलेंगे तो आप लोगों से डिस्कस करेंगे एक और कॉन्सेप्ट, राइट। अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है वो ये है कि न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का आपस में क्या इंटरेक्शन है। याद है कि हम लोगों ने एक और बात कही थी इस लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में, वो क्या था, सिग्नल्स। हर सेल साथ वाले सेल को कोई ना कोई सिग्नल दे रहा होता है। जिंदगी या मुआशरत, सोशलिज्म हमें सिर्फ और सिर्फ अपने इंसानों में नजर नहीं आता, बल्कि ऐसा सेल्स के अंदर भी होता है। और सेल्स भी एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, सिग्नल्स भेजते रहते हैं। और वो सिग्नल्स डेफिनेटली कैसे हैं, केमिकल सिग्नल्स होते हैं। ये केमिकल सिग्नल कैसे अपने साथ वाले सेल्स को अफेक्ट करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करेंगे हम आज ही आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। सो आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, और टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर ग्रेट पेरेंट्स। आई वुड से यू अल्लाह हाफिज़।